Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिकों के अध्ययन की श्रृंखला में आज हम जेरेमी बेंथम के बारे में बातचीत करेंगे। जेरेमी बेंथम एक ऐसे राजनीतिक दार्शनिक माने जाते हैं जिन्होंने उपयोगितावाद का विचार आधुनिक संदर्भों में पेश किया और उपयोगितावाद के विचार के कुछ व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने वाले विचारक के रूप में इनकी आज भी चर्चा होती है। और मुख्य रूप से जब भी आप अगर कहीं ये प्रश्न देखें किसी प्रतियोगी परीक्षा में कि उपयोगितावाद का आधुनिक जन्मदाता कौन है, तो उसमें आपको जवाब के रूप में जेरेमी बेंथम का नाम मिलेगा। तो इस लिहाज से ये एक ऐसे विचारक हैं जो सिर्फ राजनीतिक दर्शन की व्यवस्थित अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं शोधार्थियों में ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि आम तौर पर इस विचार को जन्म देने वाले यानी उपयोगितावाद के विचार को जन्म देने वाले विशेष रूप से आधुनिक संदर्भ में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने वाले विचारक के रूप में भी जेरेमी बेंथम प्रसिद्ध हैं। और जेरेमी बेंथम के बारे में आज जो हम चर्चा करेंगे वो कुछ खास बिंदुओं से होकर आगे बढ़ेगी, लेकिन इसकी शुरुआत में ही मैं यह साफ कर देना चाहता हूँ कि जेरेमी बेंथम के बारे में हमें सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि वो उपयोगितावाद से संबंधित एक लेखक ही थे, बल्कि कई अन्य ऐसे पहलू हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। यानी कि उन्होंने राज्य के बारे में या दूसरे कई आयामों के बारे में किस तरीके से विचार रखें, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो हमारी पूरी चर्चा का जो स्वरूप होगा मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बेंथम के जीवन परिचय को देखेंगे, उसके बाद बेंथम की प्रमुख कृतियों के बारे में बातचीत करेंगे और उन्होंने किस तरीके से उपयोगितावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया इसके बारे में चर्चा करेंगे। मूल समझौते का एक जो विचार है ख़ासतौर पर जो ब्लैकस्टोन के द्वारा जो उनके पूर्ववर्ती थे उनके लेखन में आया, तो उन्होंने उसकी आलोचना की, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वो राजनीतिक समाज और प्राकृतिक समाज की दो अवधारणा प्रस्तुत करते हैं जो कि सामाजिक समझौतावादियों के सिद्धांत से थोड़ा अलग हटकर है, उसके बारे में हम एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। हम यह देखेंगे कि वो सरकार के सामान्य और किस तरीके से वो सरकार के विशिष्ट काम को परिभाषित। फिर बेंथम ने असमानता के बारे में किस तरीके के विचार रखे हैं वो हम समझेंगे और बेंथम फिर एक अच्छी शासन व्यवस्था का भी खाका खींचते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कि आजकल जिसकी काफ़ी चर्चा होती है फूको के विचारों के कारण, वो है पेनोप्टिकन की अवधारणा, यानी कि एक आदर्श जेल कैसा हो सकता है। तो उसके बारे में हम एक समझ बनाएंगे और हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि फूको ने उसकी किस तरीके से व्याख्या की है और उदारवाद के संबंध में या उदारवादी शासन के संबंध में उसका किस तरीके से निहितार्थ सामने आता है। और उसके बाद हम बेंथम के सिद्धांत की कुछ समस्याओं को देखेंगे और इसके बाद हम अपनी चर्चा को काफ़ी हद तक समेटने की कोशिश करेंगे और यह देखेंगे कि बेंथम का एक राजनीतिक चिंतक के रूप में किस तरह का योगदान रहा है। जेरेमी बेंथम का जन्म 1748 में लंदन में हुआ था। उनका परिवार काफ़ी संपन्न था और उनके पिता सफल अंग्रेज अटॉर्नी। बेंथम बचपन से ही काफ़ी प्रतिभावान थे। 3 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने लैटिन पढ़ना आरंभ कर दिया था और 10 वर्ष की उम्र तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने जॉन लॉक के कठिन दार्शनिक कृतियों का अध्ययन कर लिया था। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। ऑक्सफोर्ड के क्वींस कॉलेज से बीए और एमए करने के बाद वे लंदन लॉ कोर्ट में जाने लगे। 1769 में उन्हें बार में बुलाया गया, हालांकि उन्होंने कभी भी वकील के रूप में प्रैक्टिस नहीं किया। बेंथम ने कभी भी एक वकील के रूप में काम नहीं किया और वे खुद को एक कानूनी सुधारक के रूप में ही देखते थे। उनका अधिकांश लेखन ब्रिटेन में कानून और राजनीतिक परिवर्तन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही लिखा गया। 1785 में वे कैथरीन द ग्रेट के सलाहकार बनकर रूस में भी गए और वहाँ वे 3 वर्षों तक रहे। ब्रिटेन वापस आने के बाद 1790 के दशक में उन्होंने
ब्रिटेन की सरकार के साथ एक समझौता किया, जिसमें उन्होंने अपने सुधारों के एक भाग के रूप में जेलों में सुधार का काम अपने हाथ में लिया और इसमें उन्होंने पेनॉप्टिकन की संरचना डिजाइन की। वे मानते थे कि पेनॉप्टिकन एक आदर्श जेल होगा। जब यह योजना नाकाम हो गई तो वे काफ़ी निराश भी हुए और यहीं आगे चलकर जो उनका जीवन था धीरे धीरे 1820 का दशक आते आते वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रह गए। हालांकि उन्होंने कुछ और योजनाएं बनाई और कुछ और पुस्तकों को लिखने की कोशिश की। अगर हम उनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो अ थियरी ऑफ लेजिस्लेशन है जो 1802 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट है जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन है जो कि 1789 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्लान ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म है 1817 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर बेंथम्स रेडिकल रिफॉर्म बिल है जो उन्होंने एक रेडिकल रिफॉर्म बिल तैयार किया था, वो ये उससे संबंधित है, ये 1819 में प्रकाशित हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशनल कोड 1830 में प्रकाशित हुई थी। बेंथम ने इस पुस्तक को 3 खंडों में लिखने की योजना बनाई थी, किंतु अपने जीवन काल में वे इसका पहला खंड ही प्रकाशित कर पाए। बेंथम का जो बुनियादी राजनीतिक दर्शन है वो उपयोगितावाद के रूप में प्रसिद्ध है और मैंने शुरुआत में भी यह रेखांकित किया कि अगर आम तौर पर जब हम उपयोगितावाद शब्द सुनते हैं तो आधुनिक दौर में व्यवस्थित रूप से इसे किसने प्रस्तुत किया तो उसमें जेरेमी बेंथम का नाम आता है। और बेंथम ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन के पहले अध्याय में यह विचार व्यक्त किया कि प्रकृति ने मनुष्यों को 2 संप्रभु यानी कि सॉवरेन मालिकों अर्थात कष्ट और खुशी के शासन के अंतर्गत रखा है और उपयोगिता का सिद्धांत इनके अस्तित्व को स्वीकार करती है। और इसके लिए वो ये मानते हैं कि जो उपयोगितावाद का पूरा सिद्धांत है वो एक वर्णनकारी और मानकीय दोनों तरह का सिद्धांत है। इसका अर्थ यह है कि उपयोगिता एक खास तरीके की स्थिति का वर्णन करती है जब वो वर्णनकारी रूप में आती है कि मनुष्य किस तरीके से व्यवहार करते हैं, अपने जीवन में वो किन चीज़ों को वरीयता देते हैं, और दूसरे स्तर पर वो एक मानकीय सिद्धांत के रूप में सामने आती है, यानी कि उस चीज़ को किया जाना चाहिए, उस नीति को अपनाया जाना चाहिए जो मनुष्यों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी देती है। अब इसमें जो पूरा उपयोगितावाद का सिद्धांत है अगर हम उसको समझना चाहें तो उसे बुनियादी रूप से हम 2 बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला परिणामवाद या कॉन्सिक्वेंशियलिज्म की अवधारणा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी काम जो हम करते हैं या कोई भी संस्था जो समाज में मौजूद है या कोई भी प्रथा जो पहले से चली आ रही है वह तभी सही या गलत साबित हो सकती है जब हम उसके परिणामों पर ध्यान दें। सिर्फ यह कहने से कोई संस्था, कोई प्रथा, कोई विचार सही नहीं हो जाता है कि कोई उच्चतर अधिकारी, कोई चर्च का व्यक्ति या कोई राज्य का व्यक्ति यह कह रहा है कि यह चीज़ अच्छी है। यानी कि किसी भी चीज़ को बुरा बताने के लिए यह ज़रूरी है कि उसके बुरे परिणामों को दिखाया जाए। अगर कोई यह कह रहा है कि शराब पीना बुरी चीज़ है, सिगरेट पीना बुरी चीज़ है, तो सिर्फ यह कहने से, एक उदाहरण के रूप में, एक वाक्य के रूप में सामने लाने से इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि यह दिखाया जाए कि इससे बुरे नतीजे सामने आते हैं। तो एक लिहाज से यह काफ़ी प्रगतिशील विचार के रूप में सामने आता है। और दूसरे स्तर पर इसमें इस बात पर जोर दिया गया, बेंथम ने इस बात पर बल दिया कि जो मनुष्य अधिकतम सुख की चाह रखता है, यानी कि उसके भीतर यह प्रवृत्ति होती है और ये प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है कि वह खुद को कष्ट से दूर करे, वह खुद को उन कामों से बचाए जिससे उसे परेशानी हो सकती है, जिससे उसे दिक्कत हो सकती है, और वह स्वाभाविक रूप से उस काम की ओर आगे बढ़ता है जिसमें उसे आनंद मिलता है। तो ये जो एक बुनियादी विचार है उसे बेंथम ने रेखांकित किया और उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरकार को वही नीति अपनानी चाहिए, उसी तरीके के काम करने चाहिए जिससे अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख में वृद्धि हो। अब ये जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की वृद्धि का सिद्धांत है वह जब बेंथम के द्वारा प्रस्तुत किया गया तो काफ़ी हद तक एक लोकतांत्रिक और हम यह कह सकते हैं प्रगतिशील विचार था। ऐसा क्यों था? क्योंकि उसके पहले अगर हम देखें
तो आम तौर पर जब हम कुलीन तंत्र की बात करते हैं, जहाँ पर कुछ लोग विरासत में संपत्ति पाते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पेश करते हैं, कई बार वो प्रतिभाशाली होते भी हैं, और अधिकांश चीज़ें जो होती हैं उन्हीं के आसपास केंद्रित होती हैं। तो उसकी तुलना में जब उपयोगितावाद का सिद्धांत यह कहता है कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से यह एक प्रगतिशील विचार के रूप में सामने आता है। यह एक ऐसे विचार के रूप में सामने आता है जिसमें लोकतंत्रीकरण की भावना है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वही नीति, वही कार्यक्रम, वही काम सही है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होता है, और वह काम गलत है जिससे ज़्यादा लोगों को दुख होता है और सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा होता है। तो ये बेंथम के विचार की एक प्रमुख आधारशिला थी। लेकिन इसके साथ ही जिस बात पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि बेंथम ने सुख को किस तरीके से परिभाषित किया, सुख को या उपयोगिता को। उन्होंने यह कहा कि जो सुख होता है वह मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक का मतलब यह है कि हमें किस चीज़ में ज़्यादा खुशी मिलती है, और ये उन्होंने सुखों के बीच में जो अंतर किया उस अंतर का आधार सिर्फ मात्रा थी। यानी कि अगर मैं यहाँ एक काम कर रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसकी तुलना में अगर मैं किसी फ़िल्म को देखने जाता हूँ थिएटर में और मुझे उस चीज़ में ज़्यादा खुशी मिलती है, या मैं क्रिकेट मैच देखने जाता हूँ, मुझे उस चीज़ में ज़्यादा खुशी मिलती है, तो बेंथम यह कहते हैं कि वह काम करने लायक है। यानी कि जिस चीज़ में मुझे मात्रात्मक रूप से ज़्यादा खुशी मिलती है वह काम मुझे करना चाहिए। और इस लिहाज से बेंथम कई कदम आगे गए। उन्होंने यह दावा भी किया कि वो कुछ ऐसे उपायों को खोजने में सफल हुए हैं जिसके आधार पर यह माना जा सकता है, या जिसके आधार पर यह साबित किया जा सकता है कि किस काम को करने से किसी व्यक्ति को कितनी खुशी मिलती है। हालांकि आगे हम यह देखेंगे कि उपयोगितावाद की इस अवधारणा की काफ़ी तीखी आलोचना की गई, और इस आधार पर बेंथम का जो पूरा सिद्धांत है वह प्रश्नों के घेरे में भी आ गया। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि उपयोगितावादी जो विचार है बेंथम के, वह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विचार के रूप में सामने आते हैं। बेंथम ने मूल समझौते के विचार की भी आलोचना की। उन्होंने इस प्रश्न पर विचार किया कि आखिर लोगों को सरकार के आदेशों का पालन क्यों करना चाहिए। बेंथम ने ब्लैकस्टोन के इस विचार का खंडन किया कि लोगों को सरकार के आदेशों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसा करने के लिए कोई मूल समझौता किया था, और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें दंड दिया जा सकता है। और इस लिहाज से ब्लैकस्टोन एक ऐसे विचारक के रूप में थे जिनको अपने विद्यार्थी जीवन में बेंथम ने सुना, जिनके विचारों की उन्होंने तीखी आलोचना की। लेकिन अगर हम इस विचार की बुनियाद में जाएं तो जब वो मूल समझौते की आलोचना कर रहे हैं तो वो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांतकारों की भी आलोचना कर रहे हैं, और वो यह कहते हैं कि जो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांतकार हैं वो बहुत ही काल्पनिक तरीके से मनुष्य की प्रकृति की कल्पना करते हैं, एक प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करते हैं, एक ऐसे समझौते की कल्पना करते हैं जो कभी हुआ नहीं, और जो ऐसे समझौता जो कभी मूल रूप से हुआ ही नहीं था। और ब्लैकस्टोन की भी वो इसी आधार पर आलोचना करते हैं कि ये सारी काल्पनिक बातें हैं। बेंथम के अनुसार लोगों द्वारा सरकार का आदेश मानने के संदर्भ में मुख्य रूप से यह तर्क दिया जा सकता है कि समाज के लाभ के लिए उन्हें ऐसा करना चाहिए। संपूर्ण संख्या के लाभ के लिए प्रत्येक व्यक्ति के वायदे को पूरा किया जाना चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति जो अपना वायदा करता है उसे पूरा करेगा, तभी संपूर्ण समाज को खुशी मिल सकती है, और इससे अधिकतम संख्या की खुशी सुनिश्चित होती है। और इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वाले लोगों को सजा दी जा सकती है। बेंथम ने राजनीतिक समाज और प्राकृतिक समाज के बीच में भी अंतर किया। हम ये जानते हैं कि जैसा मैंने पहले बताया कि जो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांतकार हैं, जिसमें कि हम मुख्य रूप से हॉब्स, लॉक और रूसो को रख सकते हैं, तो ये सामाजिक समझौतावादी सिद्धांतकार जब अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं तो वो एक ऐसी अवस्था की कल्पना करते हैं जब राज्य नहीं था, जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, और वो उसे प्राकृतिक अवस्था का दर्जा देते हैं।
उस प्राकृतिक अवस्था में वो व्यक्ति की एक खास तरह की प्रकृति की कल्पना करते हैं और वह यह बताने की कोशिश करते हैं कि इस प्राकृतिक अवस्था में कुछ ऐसी समस्याएं पैदा हो गई जिसके कारण से व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया और समझौता करने के बाद वो एक संप्रभु का निर्माण, एक सॉवरेन का निर्माण या एक राज्य का निर्माण करते हैं। और हम जानते हैं, हमने पहले इस बात की चर्चा की है कि जब हॉब्स इसकी चर्चा करते हैं तो वो लेवियाथन के निर्माण की बात करते हैं, जब लॉक इसकी चर्चा करते हैं तो वो एक सीमित सरकार के निर्माण की बात करते हैं जो कि मनुष्यों की कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं का सम्मान करेगा, और जब रूसो इस तरह के समझौते के बाद संप्रभु या राज्य के निर्माण की बात करते हैं तो वो जनरल विल या सामान्य इच्छा की बात करते हैं। बेंथम इस संदर्भ में दो तरह की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं और वो प्राकृतिक समाज और राजनीतिक समाज का विचार पेश करते हैं। और उन्होंने कहा कि कोई भी जो समाज होता है वह पूर्ण रूप में राजनीतिक या प्राकृतिक नहीं होता है, बल्कि समाज अमूमन इन दोनों के बीच में स्थित होते हैं। राजनीतिक समाज को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जब यह माना जाता है कि बहुत से लोगों, जिन्हें हम प्रजा कह सकते हैं, में एक व्यक्ति या व्यक्तियों की एक सभा का आज्ञा पालन करने की आदत होती है, जिन्हें गवर्नर या गवर्नर्स कहा जाता है, तो ये सभी अर्थात प्रजा और गवर्नर मिलकर राजनीतिक समाज का निर्माण करते हैं। यानी कि राजनीतिक समाज एक ऐसा समाज हुआ जहाँ पर लोगों में एक व्यवस्थित रूप से जो प्राधिकार है, चाहे वो एक व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वो व्यक्तियों की सभा के रूप में हो, उसके आदेश को मानने की प्रवृत्ति होती है। जब लोग उसके आदेश को मानते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि यह एक राजनीतिक समाज है। और हम यह जानते हैं कि जब भी हम एक राज्य की व्यवस्था की कल्पना करते हैं, जब भी हम यह कल्पना करते हैं कि एक शासन है, चाहे वो एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो, चाहे वो एक सभा के द्वारा किया जा रहा हो, तो यह उम्मीद की जाती है कि वहाँ के लोग उसके आदेशों को मानेंगे। और जिस सीमा तक यह प्रवृत्ति होती है, बेंथम यह कहते हैं कि उस सीमा तक हम उस समाज को राजनीतिक समाज का दर्जा दे सकते हैं। और प्राकृतिक समाज को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं कि जब यह माना जाता है कि बहुत सारे लोगों में एक दूसरे से बातचीत करने की आदत, लेकिन उनमें राजनीतिक समाज जैसी कोई आदत नहीं है, अर्थात वे किसी की आज्ञा पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें प्राकृतिक समाज की अवस्था में माना जाता है। चूँकि दोनों समाजों की, बेंथम का यह बुनियादी तर्क है कि कोई भी जो समाज होता है वो वास्तव में एकदम से राजनीतिक समाज नहीं होता है, जैसा कि सामाजिक समझौता सिद्धांतकार मानते हैं कि संप्रभु के निर्माण के बाद ऐसा हो जाता है, या वो एकदम से या पूरी तरीके से प्राकृतिक समाज के रूप में नहीं होता है। जैसा कि सामाजिक समझौता सिद्धांतकार मानते हैं कि राज्य के निर्माण के पहले एक प्राकृतिक अवस्था थी और लोग वहाँ पर प्राकृतिक समाज के रूप में रह रहे हैं। बेंथम यह कहते हैं कि प्रत्येक समाज में इन दोनों के बीच की स्थिति होती है। राजनीतिक समाज की प्रवृत्तियां भी मौजूद होती हैं और प्राकृतिक समाज की प्रवृत्ति भी मौजूद होती है। और उनका यह कहना है कि यदि कोई समाज प्राकृतिक अवस्था या प्राकृतिक समाज के करीब होता है तो सरकार की भूमिका ज़्यादा होती है, उसे दंड देने के प्रावधान का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यदि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि कानूनों का पालन करते हैं, जो सरकार के आदेश को मानते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के आदेश को नहीं मानते हैं। बहुत सीधे तौर पर अगर हम ये कहें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, जो चोरी का काम करते हैं, जो छीना झपटी का काम करते हैं, जो ट्रैफिक के नियमों को नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए बेंथम ये कहते हैं कि राज्य को दंड का ज़्यादा प्रावधान करना पड़ता है। और इसी संदर्भ में उनका यह बुनियादी विचार काफ़ी प्रासंगिक हो जाता है कि कोई भी समाज कभी भी पूरी तरीके से राजनीतिक समाज नहीं होता है और कभी भी वो पूरी तरीके से प्राकृतिक समाज नहीं होता है। यदि वह ज़्यादा मात्रा में राजनीतिक समाज है तो निश्चित रूप से वहाँ पर सरकार की भूमिका तुलनात्मक रूप से कम होगी, वह लोगों को ज़्यादा आज़ादी देगी, उसे दंड का ज़्यादा प्रावधान नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद बेंथम के विचारों में सरकार के सामान्य काम और सरकार के विशिष्ट कामों की अवधारणा सामने आती है, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेंथम सरकार के बुनियादी काम को मनुष्य की प्रकृति से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मनुष्य आपसी सहयोग के बगैर जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, यानी कि मनुष्य जो होते हैं वो सामाजिक प्राणी के रूप में होते हैं, और समाज अपने सर्वोच्च रूप में एक ऐसी व्यवस्था है
जिसमें लोग एक दूसरे को कुछ सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। और सरकार का दायित्व यह है कि वह एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें कुछ लोगों के दायित्व और अधिकार सुनिश्चित रूप से सामने आएँ, और जो ये सेवाओं को प्रदान करने की प्रवृत्ति है या लोगों की को एक साथ रहने की जो पूरी व्यवस्था है, वह सुगमतापूर्वक सरल तरीके से बेहतर तरीके से काम कर पाए। और बेंथम ने लोगों द्वारा एक दूसरे को उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी 2 सेवाओं का उल्लेख किया है। पहला सकारात्मक सेवाएं हैं या साझा संसाधनों के कोष में योगदान देने का दायित्व है। यानी कि लोग जब एक समाज के रूप में रह रहे हैं तो वे अपने संसाधनों का एक हिस्सा सरकार को देते हैं। वे अपने संसाधनों का एक हिस्सा एक ऐसे कोष के रूप में निर्मित करते हैं जो कोई आपदा की स्थिति आने पर जिसे खर्च किया जा सके, या जो पूरी व्यवस्था है समाज की उसे सही तरीके से संचालित करने के लिए, उसे सही तरीके से चलाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जा सके। और दूसरा जो है वो नकारात्मक सेवाओं के रूप में है। यानी कि नकारात्मक सेवाएं बुनियादी रूप से ये हुई कि अगर दूसरे लोगों के पास संपत्ति है तो उस संपत्ति में दखलंदाजी ना की जाए, उसे छीना ना जाए, उसके साथ एक तरीके से ऐसा काम ना किया जाए जिससे दूसरे व्यक्ति को संपत्ति का नुकसान हो। तो यहाँ यह भी बात सामने आती है कि बेंथम जो हैं वो संपत्ति के अधिकार को बहुत ही एक बुनियादी अधिकार के रूप में मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि जो लोग समाज में रहते हैं उन्हें एक दूसरे के संपत्ति के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। और सरकार का यह काम है, एक सामान्य काम है कि वह ऐसी स्थिति बनाए कि लोग अपनी इस तरीके की जो उनका एक स्वाभाविक काम है उसको पूरा कर पाएँ। यानी कि सरकार एक ऐसी स्थिति बनाए जहाँ पर लोगों को एक दूसरे की संपत्ति के अधिकारों का सम्मान करने में आसानी हो। और यह बेंथम यह भी रेखांकित करते हैं कि सरकार को तभी कोई अधिकार बनाना चाहिए जब वह इससे उत्पन्न होने वाले दायित्वों का कष्ट, जब इस तरीके के अधिकार से जो दायित्व उत्पन्न होते हैं उनका कष्ट इन अधिकारों से उत्पन्न होने वाले सुख से कम हो। यानी कि सुख ज़्यादा हो और जो कष्ट है वो कम हो। और इसके आधार पर हम बहुत तरह की सरकारी नीतियों की अपने समय में भी एक तरीके से उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि सरकार जब भी कोई नीति बनाती है, जब भी कोई कार्यक्रम बनाती है, तो उसका यह सामान्य दायित्व है कि वो यह देखे कि इस नीति से, इस कार्यक्रम से लोगों को ज़्यादा कष्ट तो नहीं होगा, और अगर कष्ट होता है सुख की तुलना में तो उसे ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इसके बाद बेंथम सरकार के कुछ विशिष्ट कामों के बारे में भी वर्णन करते हैं। वे यह कहते हैं कि सरकार का यह काम है कि वह अधिकतम संख्या की अधिकतम खुशी को सुनिश्चित करे और जीविका, प्रचुरता, सुरक्षा और समानता को सुनिश्चित करे। बेंथम ने जीविका को उन सभी चीज़ों के अभाव से जोड़ा जो सकारात्मक भौतिक वंचना की ओर ले जाते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, उसके पास बुनियादी रूप से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का कोई संसाधन नहीं है, तो वो वंचना की स्थिति में है। और उन्होंने सरकार को यह सुझाव दिया कि वह रोज़गार पैदा करे, रोज़गार पैदा करने के लिए औद्योगिकरण को बढ़ावा दे, जिससे कि हर व्यक्ति की जीविका की आवश्यकताएं पूरी हो पाएँ। यानी वो यह मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकार से यह उम्मीद करने का अधिकार है कि वह उसे रोज़गार देगी और उस रोज़गार से वह अपनी जीविका की ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा। और जीविका की ज़रूरतों का मतलब बेंथम के लिए यह नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा है, बल्कि जीविका का मतलब यह है कि वह भौतिक वंचना की ओर, मटेरियल डिप्रिवेशन की ओर ना जाए। मतलब कि उसके पास अपनी बुनियादी ज़रूरतों को सही तरीके से पूरा करने लायक संसाधन हो, और इसमें शिक्षा, चिकित्सा, आवास और अन्य जो एक सामान्य जीवन होता है उस सीमा तक या उन सामान्य जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने लायक संसाधनों की मौजूदगी आवश्यक है। और वो यह बोलते हैं कि सरकार को अमीर लोगों से एक साझा कोष इकट्ठा करना चाहिए और उससे गरीबों की भलाई के लिए काम करने चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि बेंथम लोगों के संपत्ति के अधिकारों को तो मान्यता देते हैं, लेकिन उस संपत्ति के अधिकारों को मान्यता देने के साथ ही वो इस बात की ओर भी जाते हैं कि जो सरकार है
वह अमीर लोगों से कुछ राशि ले सकती है और उस राशि को लेकर वो एक ऐसा कोष बना सकती है जिसके आधार पर या जिसके माध्यम से वह गरीब लोगों की भलाई का काम करे। और वह यह भी बोलते हैं कि जो जीविका होती है वह लोगों को, अगर जीविका की ज़रूरतें पूरी की जाती हैं तो लोगों को उससे नाखुशी नहीं मिलती है, यानी उन्हें कष्ट जो होता है उनका कम होता है, और जब वो प्रचुरता की ओर जाते हैं तो उनकी खुशी में अधिकतम वृद्धि होती है। लोगों की समृद्धि को बढ़ावा देकर सरकार उन्हें उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बेंथम यह कहते हैं कि समृद्धि या संपन्नता को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम के अनुसार पुरस्कार दिया जाए और उसके संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यानी कि वो संपत्ति के अधिकारों को काफ़ी महत्व देते हैं। अब यहाँ एक बेंथम का अंतर्विरोध जैसा भी दिख सकता है, क्योंकि एक तरफ वो यह बोलते हैं कि राज्य अमीरों से संपत्ति लेकर एक कोष बनाए और गरीबों की भलाई के लिए काम करे, और दूसरी तरफ वह यह कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं उनकी समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सरकार उनकी संपत्ति की सुरक्षा भी करे। तो ये दोनों कई बार एक अंतर्विरोधी या कॉन्ट्राडिक्टरी स्थिति पैदा कर सकते हैं। लेकिन बेंथम इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हुए यह कहते हैं कि राज्य को नई तकनीकों की खोज को प्रोत्साहित करना चाहिए और ऐसा करने वाले लोगों को पुरस्कृत करना चाहिए। यानी कि एक उद्योगीकरण की तरफ जो उनका आकर्षण है कि जब नई तकनीकें आएंगी तो नए तरह के उद्योग लगेंगे और इससे फिर रोजगार बढ़ेगा, वो उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वो इस तरीके से काम करने वाले लोगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य को प्रोत्साहित करें। और उन्होंने यह भी कहा कि राज्य को किफ़ायत और कड़ी मेहनत को भी बढ़ावा देना चाहिए। उसे अपने नागरिकों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि वो धर्म को वो एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट तरीके से, यांत्रिक तरीके से उपयोग करने की बात करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो धर्म की आज़ादी को प्रश्नांकित कर रहे हैं, लेकिन वो यह कह रहे हैं कि राज्य धर्म का इस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे कि लोगों के भीतर जो आराम तलबी होती है, यानी कि जिससे वो कड़ी मेहनत से बचने की कोशिश करते हैं या विलासिता की ओर जाने की बात करते हैं, तो राज्य कोशिश ये करे कि वो धर्म से ऐसे तत्वों को उठाए जिससे कि लोगों के भीतर जो इस तरह की प्रवृत्ति है उस पर रोक लगे, और वह धर्म के आधार पर लोगों से यह कहे कि वह किफ़ायत बरतें, आराम तलबी से बचें, विलासिता से बचें। और बेंथम यह भी मानते हैं कि जो लोगों की सरकार को यह काम है कि वह लोगों के व्यक्तित्व, संपत्ति, प्रतिष्ठा और जीवन की परिस्थितियों की सुरक्षा करे। यानी कि सरकार का सुरक्षात्मक काम है। संपत्ति के संदर्भ में सरकार का यह देखना काम है कि लोगों की जीविका की ज़रूरतें पूरी हों। सरकार का यह काम है कि वो औद्योगिकरण और तकनीक को बढ़ावा दे, और सरकार का यह काम भी है कि वह धर्म की सहायता लेते हुए जो लोग हैं वह इस तरीके के जीवन की ओर ना जाएं जिसमें कि बहुत ज़्यादा विलासिता हो, वो इस चीज़ को बढ़ावा दे। यानी कि वह धर्म का इस्तेमाल करे विलासिता, आराम तलबी की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए। तो वो राज्य और उसके माध्यम से सरकार के कामों की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, और इसके आधार पर वो एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जिसमें हम यह देख सकते हैं कि वह राज्य सक्रिय है। सरकार के माध्यम से जब यह राज्य काम करता है तो वह लोगों के भीतर एक खास तरीके की प्रवृत्तियों को भरने की कोशिश करता है, और वह एक खास तरीके के समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। बेंथम के असमानता संबंधी विचार भी काफ़ी प्रमुख हैं, और उन्होंने 4 प्रकार की असमानताओं को लेकर चिंता व्यक्त की। ये 4 प्रकार की असमानता हैं: नैतिक, बौद्धिक, आर्थिक और राजनीतिक। उन्होंने नैतिक और बौद्धिक असमानताओं को दूर करने के लिए कोई उपाय विशेष नहीं दिया, और लेकिन वे यह मानते हैं कि संपत्ति और शक्ति की असमानता को ख़त्म किया जाना चाहिए। यद्यपि उन्होंने अमीर और गरीब के बीच की असमानता में कमी लाने पर बल दिया, किंतु उन्होंने साफ किया कि संपत्ति की सुरक्षा की कीमत पर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जहां वो एक तरफ यह कहते हैं कि सरकार को या राज्य को यह कोशिश करनी चाहिए कि वो अमीरों से कुछ संपत्ति ले और एक ऐसा कोष बनाए जिससे गरीबों को फ़ायदा हो, तो दूसरी तरफ वो यह भी कहते हैं कि जो उनकी प्रचुरता या संपत्ति रखने का अधिकार है
उसमें कोई दखलंदाजी नहीं की जानी चाहिए। बेंथम के अनुसार जब बेंथम इससे आगे बढ़ते हैं और सार्वजनिक पदों की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि सार्वजनिक पदों से जुड़ी शक्ति को कम से कम करके प्रत्येक समझदार व्यक्ति को उस पद के लिए योग्य घोषित करके और पद धारण करने वाले व्यक्ति को आम लोगों के प्रति जिम्मेदार बनाकर शक्ति की असमानताओं में कटौती की जा सकती है। यानी कि जो पद हैं वो किसी को विरासत में ना मिले, जो पद हैं उसमें लोग किसी तरह के अपने परिवार, माता पिता, अपने संपत्ति के प्रभाव के कारण वहाँ तक ना जाएं, यानी कि वो उसके योग्य हों। और जब इस तरीके की चीज़ें रहेंगी तो अपने आप जो एक शक्ति होती है जो संकेंद्रित होती है संपत्ति के आधार पर, परिवार के आधार पर, उसमें कमी आएगी। तो वो शक्ति के संकेंद्रण को इस लिहाज से कम करने पर जोर देते हैं। और वो यह भी कहते हैं कि सरकार का एक महत्वपूर्ण काम है कि वह लोगों के बीच में दयालुता की भावना को प्रोत्साहित करे। दयालुता की भावना को प्रोत्साहित करने का अर्थ क्या है? दयालुता की भावना को प्रोत्साहित करने का अर्थ है कि सरकार लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करे कि वह जो दूसरे लोग हैं समाज में, जो उनसे निम्नतर स्थिति में हैं, वो उनकी भलाई की ओर ध्यान दें। और वो यह कहते हैं, एक बार फिर से धर्म को यहाँ पर ले आते हैं और वो कहते हैं कि धार्मिक और कट्टरपंथी समूहों या उनके विचारों पर सरकार को रोक लगानी चाहिए जो बाहरी लोगों के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, या जो यह कहते हैं कि वो अपने धर्म से इतर दूसरे धर्म के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार ना करें। तो इस लिहाज से हम यह देख सकते हैं कि जहाँ एक ओर वो धर्म का एक यांत्रिक या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट उपयोग करने की बात करते हैं, धर्म के आधार पर लोगों को विलासिता और आराम तलबी से दूर करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर वो धर्म की नकारात्मक भूमिका आने की स्थिति में धार्मिक समूहों पर रोक लगाने की भी बात करते हैं, या फिर उनके जो विचार हैं उसके खिलाफ सरकार एक तरीके का अभियान चलाए जिससे उनके पूर्वाग्रह या उनकी जो कट्टरपंथी सोच है उस पर नियंत्रण हो। तो ये सरकार की जो असमानता की स्थिति है उसके संदर्भ में वो काम को रेखांकित करते हैं। और वो इस बात पर भी विचार करते हैं कि आखिर एक संप्रभु यानी कि एक राज्य, और ज़्यादा व्यवहारिक स्तर पर कहें तो उसके एक विशेष संगठन के रूप में सरकार अपनी इच्छा अनुसार लोगों से कैसे काम करा सकती है। और वो यह कहते हैं कि संप्रभु या राज्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार काम कराने का जो पहला तरीका है वह यह है कि वह लोगों की इच्छा को प्रभावित करके इस तरह का काम करा सकता है जिसे बेंथम इम्पेरेशन कहते हैं। लोगों की इच्छा को प्रभावित करने का अर्थ यह है कि सरकार लोगों के सामने एक ऐसी स्थिति पैदा करे जिसमें खुद लोग इस बात के लिए प्रेरित हों, वो खुद इस बात को माने कि सरकार के द्वारा जिन कामों को करने के लिए कहा जा रहा है वह उनके फ़ायदे के लिए है। अब यहाँ हम एक उदाहरण पे विचार कर सकते हैं, और ये उदाहरण बेंथम नहीं देते हैं पर हम अपने आम जिंदगी में देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि अगर लोगों के भीतर हमें यह भावना भरनी है कि जब वो सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, खासतौर पे मोटरसाइकिल या मोटर बाइक, तो वो हेलमेट पहने, या जब वो कार चला रहे हैं तो वो सीट बेल्ट पहने। तो उसका एक तरीका यह हो सकता है, ज़्यादा प्रभावी तरीका बेंथम कहते हैं, कि लोगों को ऐसा काम करने के लिए प्रेरित किया जाए, उनकी इच्छा को प्रभावित किया जाए कि असल में यह जो काम है वह खुद उनके अपने हित के लिए ज़रूरी है। और जो दूसरा स्थिति होती है वो ये है कि शारीरिक दंड का भय दिखाकर, और शारीरिक दंड का भय दिखाने का मतलब यह है कि लोगों को सज़ा देने की बात हो, कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए जाएं जिससे लोग जिसे वो कॉन्ट्रैक्टेशन की संज्ञा देते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्टेशन की जो बात है, इसका अर्थ क्या है कि लोग हर काम तभी करेंगे जब उन्हें यह पता होगा कि सरकार की तरफ से दंड दिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनका यह मानना है कि जो संप्रभु है उसे ज़्यादातर कोशिश यह करनी चाहिए कि जो लोग काम करें वो इम्पेरेशन के माध्यम से करें, और मुख्य रूप से व्यवस्था को इसी तरीके से काम करने की ओर बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिसमें कि लोग ये माने कि जो भी सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं, वह उनके अपने हित के लिए हैं, वो उनके अपने सुख के लिए हैं। तो वो यह कहते हैं कि सिर्फ बल प्रयोग के माध्यम से
अगर कोई सरकार काम करती है या वो काम कराने की कोशिश करती है तो वह बहुत ही सकारात्मक स्थिति नहीं मानी जा सकती है। इसके बाद जो बेंथम है वो सबसे अच्छी शासन व्यवस्था के बारे में भी अपना विचार देते हैं और उपयोगितावाद के सिद्धांत के आधार पर वह लोकतांत्रिक शासन को लोगों के हितों को पूरा करने वाला सबसे अच्छा शासन मानते हैं। 1789 में लिखे अपने एक लंबे लेख में बेंथम ने पढ़ने में समर्थ सभी फ्रांसीसी नागरिकों को, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, उनको मताधिकार देने की तरफदारी की। बाद में उन्हें कुछ समय के लिए इस विचार में संदेह भी पैदा हुआ कि क्या हर पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति को और महिलाओं को भी मताधिकार दिया जाना चाहिए, और उन्हें यह लगा कि कई बार लोग अपने निर्णय लेने में गलत सूचना से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन बाद में फिर से उनका इस विचार पर भरोसा बढ़ा और उन्होंने एक नए तर्क के साथ लोकतंत्र की तरफदारी आरंभ कर दी। उनका मानना था कि कई बार खुद सरकार के भीतर बैठे लोग अपने हितों की सुरक्षा के लिए सुधारों का विरोध कर सकते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि मतदाताओं के सामने जाएं और मतदाता उनके कार्यों के बारे में फैसला करें। इसी आधार पर उन्होंने 1817 और 1819 में अपने लेखन में संसदीय सुधार की तरफदारी की, और इस लिहाज से वो यह मानते हैं कि लोग जितने ज़्यादा अपने हितों को लेकर जागरूक रहेंगे उतना ज़्यादा सरकार को वो जिम्मेदार बना सकते हैं। तो इस लिहाज से वो सरकार के पास असीमित शक्ति ना हो, इसलिए फिर से वो लोकतंत्र की तरफदारी की ओर मुड़ जाते हैं, जिसमें कि वो यह कहते हैं कि सभी शिक्षित लोगों को मताधिकार मिलना चाहिए। और लोकतंत्र में चूँकि शासकों का हित इस बात पर निर्भर करता है कि वो फिर से सत्ता में वापस आएँ, और वो ये सभी बातें तभी सुनिश्चित हो सकती हैं जब वो मतदाताओं के हितों का ख्याल रखें। तो इस लिहाज से बेंथम ने कई ऐसी बातें रखीं जो कि एक लोकतंत्र के लिए थोड़ी रैडिकल भी हैं और नए तरह के विचारों को पैदा करती हैं। उन्होंने वार्षिक चुनाव पर जोर दिया, स्वतंत्र प्रेस पर बल दिया, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता और विधायी सत्रों में भाग लेने के अधिकार से लोगों के हितों को बेहतर तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। और उनका यह कहना था कि एक तरीके से हम यह देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अब लोकतंत्र में काफ़ी हद तक स्वीकार की जा चुकी हैं, यानी कि कोई भी लोकतंत्र हो तो वहाँ प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए और लोगों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किस तरह से काम कर रहे हैं। तो इसके लिए बेंथम जो सुझाव देते हैं वो यह कहते हैं कि लोगों को सरकार कि यानी कि संसद का जब सत्र चल रहा होता है और सरकार अपने काम का जब लेखा जोखा दे रही होती है तो उसके बारे में जानने का लोगों का अधिकार होना चाहिए। एक कुछ हद तक विवादास्पद बात लग सकती है, वो वार्षिक चुनावों पर जोर देते हैं, और लेकिन यह विचार अपने आप में आकर्षक इसलिए है क्योंकि अगर हम अपने समकालीन समय में देखें तो हमारे देश में अभी एक वाद विवाद लगातार चल रहा है कि क्या हमें सभी चुनाव एक साथ करा देने चाहिए ताकि 5 सालों तक सरकार अपने काम पर ध्यान दे सकें। अगर हम बेंथम के विचारों के नज़रिए से देखें तो बेंथम इसके खिलाफ तर्क देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनका यह कहना है कि जब तक सरकार को यह एहसास होता है कि उसकी जवाबदेही बनती है लोगों के खिलाफ, तब तक वह ज़्यादा जागरूक होकर काम करती है। निश्चित रूप से बेंथम वार्षिक चुनावों की बात करते हैं और इसी आधार पर वो मानते हैं कि सरकार को ज़्यादा जवाबदेह बनाया जा सकता है। हालांकि यह जरूर कहा जा सकता है कि इस तरह का प्रस्ताव काफ़ी व्यवहारिक नहीं है, लेकिन भारतीय संदर्भ में जहां हमेशा हर साल कुछ विधानसभाओं के चुनाव होते रहते हैं, तो एक लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि शायद ऐसे चुनाव सरकार को लोगों के प्रति कुछ हद तक जवाबदेह बनाने में सहायक होते हैं या सरकार को बिल्कुल ही मनमानी के लिए खुला नहीं छोड़ देते हैं। हालांकि यह अपने आप में एक अलग वाद विवाद का मुद्दा है, पर कुल मिलाकर हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि बेंथम की जो मुख्य चिंता है वह यह है कि एक ऐसी अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित हो जो कि अपने मतदाताओं के प्रति, उन लोगों के प्रति ज़्यादा जवाबदेह हो जो उसे चुनते हैं, और इसके लिए वो कई तरह के प्रावधान करने की बात करते हैं और ये प्रावधान अपने आप में काफ़ी रैडिकल भी प्रतीत होते हैं। पेनोप्टिकन के रूप में जो बेंथम ने अपना विचार प्रस्तुत किया, उसे बाद में चूँकि फूको ने भी अपने लेखन में उसका इस्तेमाल किया और उस पूरे विचार के माध्यम से उन्होंने उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत चलने वाली जो पूरी दंड की प्रणाली है या निगरानी की प्रणाली है उसकी विवेचना की। तो इस लिहाज से पेनोप्टिकन
आज के दौर में एक बार फिर से काफ़ी चर्चा में आया और उसे हमें इसी रूप में विचार देखने की ज़रूरत है कि आखिर फूको इस विचार को कैसे आगे ले जाते हैं। रोशेन एक विचारक है, उन्होंने दावा किया है कि बेंथम का जो प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है वह जेस मिल की तुलना में ज़्यादा उच्चतर, गहन और सूक्ष्म है, लेकिन बेंथम का जो पेनोप्टिकन का सिद्धांत है वह उनके लोकतांत्रिक विचारों के विपरीत विचार के तौर पर सामने आता है। यहाँ वे अधीनता के आधुनिक रूपों के तरफदार के रूप में सामने आते हैं। 1790 के दशक में बेंथम ने ब्रिटेन की सरकार के लिए एक मॉडल जेल तैयार किया था और उन्होंने इसे पेनोप्टिकन का नाम दिया था। सरकार द्वारा एक भूखंड खरीदा गया बेंथम के इस पूरी परियोजना के लिए और यहाँ बेंथम की निगरानी में नए जेल का निर्माण हुआ, लेकिन 1802 में यह परियोजना बंद कर दी गई। बेंथम भी इससे काफ़ी निराश हुए। असल में पेनोप्टिकन का डिज़ाइन इस तरह तैयार किया गया था कि वह किसी भी अनुशासनकारी संस्था के लिए मॉडल का काम करे। सिर्फ जेल ही नहीं बल्कि कोई भी स्कूल, अस्पताल, कारखाना और सैन्य छावनी इस संरचना को अपना सकती थी। आज पेनोप्टिकन का विचार, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, एक बार फिर से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि फूको ने बेंथम को शक्ति के नए तकनीक का निर्माण करने का श्रेय दिया है। मिशेल फूको के अनुसार पेनोप्टिकन दमन के इतिहास में एक घटक का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात यह प्रत्यक्ष सजा देने के बजाय निगरानी आरोपित करने को दिखाता है। और मिशेल फूको द्वारा प्रस्तुत यह विचार काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस विचार को समझने से पहले, यानी कि किस तरीके से काम करता था, हमें एक पेनोप्टिकन की काल्पनिक चित्र पर ध्यान देना होगा, तब हम इस पूरे मॉडल को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसमें जो पूरी व्यवस्था है उसमें निगरानी रखने के लिए बीच में एक ऐसा स्तंभ बना हुआ है जिसमें कि सभी जो कमरे बने हुए हैं जेल के, उन पर निगरानी रखी जा सकती है। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इसे कुछ हद तक हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और अगर हम फूको के द्वारा इसके वर्णन पर ध्यान दें तो इसके काम करने के तरीके को हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से बेंथम ने यह संरचना बनाई थी। जेल भवन की वास्तु संरचना का फूको ने वर्णन किया है और वो यह लिखते हैं कि एक रिंग के आकार में परिधि पर भवन स्थित होते हैं। इसके केंद्र में एक बड़ा टावर होता है जिसमें खिड़कियां होती हैं जो रिंग की परिधि की ओर खुलती हैं। एक बार फिर से अगर आप इस पूरी संरचना को देखें तो बीच में एक टावर है और उसके चारों तरफ भवन बना हुआ है और उस भवन में अलग अलग तरह के कमरे हैं। बिल्डिंग के भीतर कई छोटे छोटे कमरे हैं, उसमें बाहर से रोशनी आती है। तो इससे क्या होता है कि जो टावर के भीतर एक व्यक्ति भी खड़ा हो या लोगों को यह एहसास हो कि कोई खड़ा है तो आसानी से उन पर नज़र रखी जा सकती है, पूरे भवन के ऊपर से नज़र रखी जा सकती है। तो जो बाहरी भवन होता है वह कई कमरों में विभाजित होता है और इनमें से प्रत्येक संपूर्ण भवन की मोटाई के आर पार होता है। इन कमरों में 2 खिड़कियां होती हैं, एक अंदर की ओर खुलती है जिसके सामने केंद्रीय टावर की खिड़की स्थित होती है, दूसरी बाहर की ओर खुलती है जिससे बाहर से सूरज की रोशनी पूरे कमरे में आती है। अब टावर पर सिर्फ एक ओवरसीयर या पर्यवेक्षक की नियुक्ति करनी होती है और प्रत्येक सेल या कमरे में एक मरीज, अपराधी, मजदूर या स्कूल के छात्र को रखा जा सकता है। यानी कि ये सिर्फ जेल की बात नहीं है, जहाँ भी निगरानी रखने की ज़रूरत हो वहाँ पेनोप्टिकन के इस पूरे मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है। और रोशनी के कारण केंद्रीय टावर में बैठा पर्यवेक्षक हर सेल या कमरे पर में बैठे व्यक्ति की गतिविधियों पर निगरानी कर सकता है। संक्षेप में काल कोठरी की पूरी अवधारणा बदल जाती है। सूरज की रोशनी और पर्यवेक्षक की निगरानी से कैदी पर ज़्यादा प्रभावकारी तरीके से नज़र रखी जा सकती है। कैदियों का एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं होता है और उन्हें यह महसूस होता है कि गार्ड हमेशा ही उन पर नज़र रखे हुए हैं। शारीरिक हिंसा, हथियार या भौतिक प्रतिबंधों की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, सिर्फ एक निगरानी ही काफ़ी होती है। इस तरह की निगरानी के अधीन रहने वाला हर व्यक्ति आखिरकार इस बात को पूरी तरह आत्मसात कर लेगा कि वह खुद अपना पर्यवेक्षक या ओवरसियर है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति खुद पर या अपने खिलाफ निगरानी का प्रयोग करता है। और ये जो पूरी व्यवस्था है जिसका वर्णन फूको कर रहे हैं वो इस बात को बताता है कि किस तरीके से पेनोप्टिकन एक ऐसे मॉडल के रूप में सामने आता है जहाँ पर उदारवादी व्यवस्था में लोगों पर नियंत्रण रखा जाता है।
तो और यह नियंत्रण फूको आगे यह तर्क देते हैं कि नई नई तकनीकों के साथ और ज़्यादा तरीके से बढ़ता रहा, और हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पेनॉप्टिकन की जो बेंथम ने अवधारणा प्रस्तुत की वह एक सुधारात्मक जेल के रूप में था, यानी कि उनकी सोच ये थी कि अगर जेल में कैदियों को रखा जाता है तो वो जेल में बंद होते हैं पर उनमें सुधार की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन उनका यह कहना था कि अगर उन पर लगातार नज़र रखी जाए या उन्हें ऐसा लगे कि उन पर कोई लगातार नज़र रख रहा है तो वो एक खास तरीके से गतिविधि करेंगे और शायद उनमें सुधार की ज़्यादा भावना आएगी। लेकिन यह एक ऐसी प्रवृत्ति है पेनॉप्टिकन के रूप में जिसका कि बाद में हर जगह इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि बेंथम के जीवन काल में इस पूरी योजना को या इस पूरी परियोजना को इंग्लैंड की सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन बाद में यह जो निगरानी रखने की प्रवृत्ति है आज के दौर में हम देख सकते हैं, चाहे वो सीसीटीवी के कैमरे के रूप में हो या फिर दूसरे कई अन्य साधन हो, राज्य लोगों की निगरानी करता है और वो निगरानी जो है उसके लिए किसी हथियार की या लगातार किसी सैन्य कार्रवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उदारवादी व्यवस्था में जो एक पूरी स्वतंत्रता की अवधारणा होती है वह किस तरीके से बाद में निगरानी वाले राज्य में तब्दील हो जाती है, इसको समझने के लिए और उसे समझाने के लिए फूको ने पेनॉप्टिकन का जो पूरा विचार है उसका उपयोग किया और उन्होंने कहा कि बेंथम का जो पेनॉप्टिकन का पूरा मॉडल है वह उसके लिए एक साधन उपलब्ध कराता है या एक मॉडल उपलब्ध कराता है। बेंथम के पूरे विचारों को जिस तरीके से हमने देखा उसमें कई स्तर आए और उपयोगितावाद से लेके सरकार किस तरीके से अच्छे तरीके से काम कर सकती है या उसका सामान्य और विशिष्ट काम क्या है, किस तरीके से प्राकृतिक समाज और राजनीतिक समाज में अंतर होता है और हर समाज दोनों के बीच की स्थिति में होती है, और फिर असमानता के बारे में उनके क्या विचार हैं, पेनॉप्टिकन की अवधारणा उन्होंने कैसे प्रस्तुत की और फूको ने उसे किस तरीके से वर्णित किया एक तकनीक वाले समाज के उभार के मानक के रूप में, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अगर हम बेंथम के विचारों की जो पूरे विचार हैं अगर उनके समस्याओं की बात करें तो कुछ खास तरह के बिंदु उभर कर सामने आते हैं। सबसे पहली बात अगर हम पेनॉप्टिकन के बारे में ही चर्चा करें तो इस मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए बेंथम की आलोचना की गई है, क्योंकि यह कहा गया कि यह शक्ति के एक नए मॉडल के रूप में सामने आया है जिसमें व्यक्ति खुद पर तकरीबन स्वैच्छिक रूप से नियंत्रण का प्रयोग करता है। यह भी कहा गया कि पेनॉप्टिकन उदारवादी लोकतंत्रों में सरकार और नागरिकों के बीच के संबंधों के स्वरूप को दर्शाता है। यहाँ नागरिकों के बीच के सभी क्षैतिज जुड़ावों का अवमूल्यन होता है और वे सिर्फ संप्रभु के पृथक राजनीतिक दायित्व को पूरा करने वाले समुदाय के रूप में रह सकते हैं। यानी कि निश्चित रूप से इस मॉडल में यह माना गया कि लोगों का आपस में कोई संबंध नहीं है और जो संप्रभु है वह लोगों पर अगर उस जो निगरानी रखने वाला व्यक्ति है संप्रभु के प्रतिनिधि के रूप में वह लोगों पर नज़र रखता है और हर व्यक्ति यह सोचता है कि उस पर निगरानी रखी जा रही है और उसके हिसाब से वह काम करता है। तो यह एक ऐसे मॉडल के रूप में भी सामने आता है जहां नागरिकों के बीच में आपसी संवाद की गुंजाइश ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ संप्रभु के हिसाब से ही या संप्रभु की निगरानी में रहते हुए ही काम कर रहे होते हैं। दूसरे स्तर पर बेंथम के इस विचार की भी आलोचना की गई है कि मनुष्य एक मानसिक अवस्था के रूप में खुशी की तलाश में रहते हैं। यह विचार उनकी उपयोगितावाद की स्थिति से जुड़ा हुआ है, जहां वो यह कहते हैं कि हर वो काम श्रेयस्कर है, ज़्यादा बेहतर है, जो मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी प्रदान करता है। और इसमें वह एक ऐसी मानसिक अवस्था के रूप में खुशी का वर्णन करते हैं जो मनुष्य खुद अनुभव करता है। और इसी संदर्भ में रॉबर्ट नॉजिक जो कि स्वतंत्रतावाद के प्रमुख सिद्धांतकार माने जाते हैं, उन्होंने एक अनुभव मशीन का उदाहरण दिया है और नॉजिक कहते हैं कि हम में से कोई भी खुद को एक ऐसी मशीन पर नहीं बांधना चाहेगा जो हमें किसी प्रकार का इच्छित अनुभव दे सके, बल्कि हम यह चाहेंगे कि हम वो खुद काम करें और हमें यह अनुभव हो। और हमें सिर्फ काम करने का अनुभव नहीं चाहिए बल्कि हम वो काम को करना चाहते हैं। तो अनुभव में और खुद करने में एक अंतर होता है। तो इस आधार पर जो सुख या खुशी को एक मानसिक अवस्था के रूप में वर्णन करते हैं वह एक सीमित वर्णन है, यानी कि मनुष्य को काम करके खुशी मिलती है
और वो इसीलिए और सिर्फ वो खुशी हासिल करने के लिए काम अक्सर नहीं करते, बल्कि कई बार वो काम इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो काम खुद वो करना चाहते हैं। तो इस लिहाज से सिर्फ मानसिक अवस्था काफ़ी नहीं है, बल्कि वो काम करने का अनुभव भी महत्वपूर्ण है। तीसरा, इससे जुड़ी हुई ही आलोचना है, और वह यह है कि हम सिर्फ अपने मस्तिष्क की स्थिति को नहीं, बल्कि दुनिया की स्थितियों को मूल्यवान मानते हैं। तो हम अगर किसी बच्चे के पिता हैं, अगर मैं किसी बच्चे का पिता हूँ या कोई भी माता-पिता यह नहीं चाहेगा कि वह अपने दिमाग में ही बच्चे को खुश मान ले, बल्कि वह यह वास्तव में चाहेगा कि उसका बच्चा वास्तविक दुनिया में खुश रहे, प्रसन्न रहे और उसका वो वास्तव में प्रगति करे। तो एक जो मानसिक अवस्था के रूप में खुशी होती है, वह एक सीमित खुशी के रूप में सामने आती है। चौथा, बेंथम की मात्रात्मक सुखवाद की अवधारणा भी समस्यापूर्ण है और जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसकी तीखी आलोचना की है। जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल इन बेंथम के शिष्य थे और उन्होंने भी अपने आप को उपयोगितावादी चिंतक के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन एक उपयोगितावादी चिंतक के रूप में प्रस्तुत करने के बावजूद उन्होंने बेंथम की मात्रात्मक सुखवाद की अवधारणा की आलोचना की। मात्रात्मक सुखवाद का मतलब, जैसा कि हमने देखा था, कि हर वो काम जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिले, पर जॉन स्टुअर्ट मिल मात्रात्मक सुख और गुणात्मक सुख के बीच में अंतर करते हैं और वे यह कहते हैं कि वह सुख ज़्यादा श्रेयस्कर है जो कि हमें गुणात्मक सुख के रूप में मिलता है। और इसमें उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि अगर मैं एक संतुष्ट सूअर हूँ तो मेरी स्थिति असंतुष्ट सुकरात की तुलना में ज़्यादा बुरी है। वास्तव उनका वाक्य है कि एक संतुष्ट सूअर होने की तुलना में एक असंतुष्ट सुकरात होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असंतुष्ट सुकरात से मतलब यह है कि हम सब लोगों ने सोक्रेटिस या सुकरात के बारे में पढ़ा है और उनके बारे में चर्चा हमने की है इसी श्रृंखला के अंतर्गत। सुकरात एक ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार सत्य की खोज में रहते थे। वह लगातार प्रश्न उत्तर की शैली के माध्यम से सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते थे और जब उनके बारे में यह कहा गया कि वह अपने समय में एथेंस के सबसे विद्वान या सबसे ज्ञाता व्यक्ति हैं, तो उन्होंने यह कहा कि मैं सिर्फ यही जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो अपने ज्ञान को लेकर, सत्य के बारे में अपनी चिंता के कारण वह हमेशा ही एक असंतुष्ट स्थिति में रहते थे, या हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से वैसे खुश नहीं होते थे जैसा एक सूअर हो सकता है जो कि कीचड़ में लेटता रहता है, और चूंकि उसकी दुनिया वहीं तक सीमित होती है तो वह उस खुशी को ही सबसे श्रेयस्कर मानता है। तो इस लिहाज से जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं वह कहते हैं कि मात्रात्मक सुख अपने आप में श्रेयस्कर चीज़ नहीं है, हमें गुणात्मक सुख की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जो एक अन्य आधार है जिस पर हम बेंथम की आलोचना कर सकते हैं, वह यह है कि बेंथम किसी भी स्तर पर यह बताने में समर्थ नहीं हो पाते हैं कि जो व्यक्ति है जब वो मात्रात्मक सुख की तरफ जाता है तो उसे मापा कैसे जाए। उन्होंने कुछ ऐसे आधार विकसित किए, लेकिन बाद के समय में यह माना गया कि असल में इस तरीके का जो आधार विकसित करने का दावा बेंथम कर रहे हैं वह बहुत ही वैज्ञानिक नहीं है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा हम बेंथम की एक और आलोचना भी देख सकते हैं जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है कि वह जब सरकार के काम की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ अंतर्विरोधी बातें वह कह रहे हैं, खासतौर पे संपत्ति को लेकर जब उनके विचार सामने आते हैं। व्यक्ति के पास असीम संपत्ति होनी चाहिए, लेकिन और सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो उसकी संपत्ति या प्रचुरता का जो उसका अधिकार है वो सुरक्षित रहे, लेकिन इसके साथ ही वो यह भी चाहते हैं कि उन लोगों से कुछ संपत्ति ली जाए और उससे गरीबों की भलाई की जाए। ये दोनों आपस में अंतर्विरोध रखने वाली बातें हैं और बेंथम इसको सुलझाने का कोई रास्ता प्रस्तुत नहीं करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बेंथम पे अपनी पूरी बातचीत को समेटना चाहें तो हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि दो ऐसी चीज़ें हैं बेंथम के काम में जिसकी चर्चा आजकल भी होती है। एक तो उपयोगितावाद और दूसरा पेनॉप्टिकन। उपयोगितावाद एक ऐसी विचार के रूप में हमारे सामने रहा है जो लगातार राजनीतिक चिंतकों को परेशान करता रहा है या उन्हें नए तरह की सोच प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता रहा है।
और यह बात भी हमें याद रखने की ज़रूरत है कि उपयोगितावाद कई मामलों में रिफ़ाइन या परिष्कृत हुआ है और वह काफ़ी नए रूप में सामने आया है, लेकिन इसके बावजूद लेखकों ने उसकी आलोचना से ही अपनी बातें शुरू की हैं और वो एक दमदार चुनौती के रूप में हमेशा मौजूद रहा है। तो मिसाल के रूप में जब जॉन रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं, तो वो उपयोगितावाद की आलोचना करते हैं और वो यह बताते हैं कि कैसे उनका सिद्धांत इससे आगे जाता है। उसी तरीके से पैनोप्टिकन का विचार भी यह बताता है कि कैसे उदारवादी लोकतंत्र सीमित तरीके से लोगों को आज़ादी देता है, या जो आज़ादी वो देने का दावा करता है वो काफ़ी सीमित होता है। लेकिन इससे भी बढ़कर लोकतंत्र कैसे बेहतर तरीके से काम करें, कैसे समाज में मौजूद असमानता को ज़्यादा से ज़्यादा एक हम इस स्थिति में ला सकते हैं कि वह असमानता एक इतने खतरनाक स्तर पर ना जाए कि लोग अपने जीवन की बुनियादी जो उनके लक्ष्य हैं उसी को हासिल ना कर पाएँ। इसके बारे में जो बेंथम ने विचार दिए वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और वो विचार हमें इस ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि एक ऐसी सरकार बने जो लोगों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। वो ऐसे शुरुआती सिद्धांतकारों में थे जिन्होंने लोकतंत्र के पक्ष में बात कही, जिन्होंने एक व्यक्ति एक मत के का जो पूरा सिद्धांत है उस पर काफ़ी जोर दिया। तो इस लिहाज से बेंथम अपने समय में एक प्रगतिशील विचारक के रूप में सामने आए। हालांकि समय के साथ उनकी कई आलोचनाएं भी सामने आईं। उनके खुद के शिष्य ने जे.एस. मिल ने उनकी आलोचना की और उनके कई सारे विचार आजकल प्रश्नों के घेरे में भी हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम इनके विचारों को पढ़ते हैं तो लोकतंत्र के विकास की दिशा और एक सरकार के बेहतर तरीके से काम करने के बारे में सैद्धांतिकरण हमें इनके लेखन में मिलता है और यही इनका महत्व भी है। आज की चर्चा में मैं यही विराम लूँगा। अगले चर्चा में हम एक नए राजनीतिक सिद्धांतकार पर बात करेंगे। नमस्कार।